शुक्रिया डॉक्टर एन आर शर्मा जी। आपने बहुत सुंदर शब्दों में मेरे मेरे को इंट्रोड्यूस किया। और और एक बहुत ही सुंदर आपने रामायण से एक ऐसी घटना को सुनाया कि जो शायद वो घटना काफी लोगों ने ना सुनी हो। और इसी घटना से आज का हमारा जो विषय है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मैं सोचता हूं कि इससे अच्छी शुरुआत आज के वेबिनार की नहीं हो सकती थी कि आपने वैल्यूज क्या हैं और हमारे पुरातन काल से जो वैल्यूज इस धरती पर चलती आ रही हैं, हम उनको भी अपने अंदर इनकलकेट कर सकें, और उसके बारे में आपने इसकी जानकारी दी है। मैं मानता हूं कि हमारे जो सुनने वालों में आपने नाम लिया, अभी ये जो संजय कौशिक जी भी हैं, रौनकी राम जी भी हैं, और गुरमीत जी जिन्होंने आज की अभी मंच को संभालने का काम किया, और मेरे सब दोस्त मित्र साथी, कई लोग चंडीगढ़ से हैं, कई डिफरेंट डिफरेंट शहरों से लॉग इन किया है। मैं यहाँ पर उनकी लिस्ट में नाम देख रहा हूँ। तो मैंने जैसे आपसे पूछा था कि हमें इंग्लिश, हिंदी या पंजाबी में किस में बोलना चाहिए, तो आपने कहा था कि सब तरह से, सब जगह से लोग हैं, तो हमें प्रेफरेबली अगर हम हिंदी में रखते हैं तो इसका सब लोगों को समझने में आसानी रहेगी। बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश और पंजाबी भी मैं साथ में यूज करूंगा। इससे पहले कि हम लोग आज के इस वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की जरूरत क्यों है, इसके ऊपर हम सबको सोचना चाहिए। और कोई चीज अच्छी लगे, मैं मानता हूं कि काफी हमारे बीच जो सुनने वाले हैं वो टीचर्स हैं, कई स्टूडेंट्स भी हैं, और शायद कुछ लोग हमारे से भी बड़े अपने अपने एरियाज के अंदर स्पेशलिस्ट हैं। तो मैं सबको कहूंगा, अगर अगर कुछ कोई कॉपी पेंसिल रख लें, अगर कुछ अच्छा लगे तो उसको बाकियों के साथ जरूर शेयर करें। मेरे को एक एक दृष्टांत ध्यान में आता है कि एक क्लास के अंदर एक जो टीचर था वो बच्चों को पढ़ा रहा था, और इसी तरीके से कि भी वैल्यूज की क्या जरूरत है, प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ क्या है, हमारे को किस चीज की ज्यादा जरूरत है, उसके बारे में समझाते हुए उसने क्या किया कि एक शीशे के जग को टेबल पे रखा, और टेबल पे रखते सार ही उसने वो सबको बोला कि आज मैं आपको इस जग के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपकी प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ क्या होनी चाहिए। उसने कुछ बड़े बड़े पत्थर निकाले जिनको वो बिगर ब्लॉक्स नाम दिया। उन्होंने बिगर ब्लॉक्स को जग के अंदर डाल दिया, और वो जग जो है ऊपर तक उससे भर दिया। उसके बाद उसने सबसे पूछा कि ये जग में जगह है। सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि ये तो भर गया है। उसने कहा नहीं, अभी बहुत जगह है। फिर उसने छोटे छोटे पत्थर, जिसको रोड़ी बोलते हैं, वो वाले कुछ पत्थर निकाले और उसमें डालना शुरू किया, और जितने कॉर्नर्स थे वो उसमें वो छोटे पत्थर से भर गया। फिर उसने पूछा कि अब भर गया है, तो सबने कहा हाँ जी, अभी भी ये भर गया है। और फिर उसने कहा नहीं, अभी भी इसमें जगह है। तब उसने क्या किया, एक डब्बा रेत का निकाला और जग को थोड़ा सा हिलाया और रेत डालनी शुरू करी उसके अंदर। वो रेत का भी जो पूरा डब्बा था वो उसके अंदर चला गया। उसने कहा अब भर गया है, तो अब उन्होंने कहा हाँ, अब पूरी तरह भर गया। तब उसने 2 गिलास पानी निकाला और उसके ऊपर पानी डालना शुरू किया, तो वो 2 गिलास पानी भी उसके अंदर चला गया। अब इसके माध्यम से उसने कहा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट आर द बिगर ब्लॉक्स इन लाइफ। अब बिगर ब्लॉक्स उन्होंने क्या बोला कि जो बड़े पत्थर पहले डाले थे वो बिगर ब्लॉक्स हैं। वो हैं आपका वैल्यू सिस्टम, वो है आपकी वैल्यूज, एथिक्स आपके क्या हैं, वो आप किस तरह के संस्कार आपके पास हैं, किस तरह का आपका व्यवहार है, किस तरह का आपका एटीट्यूड है, किस तरह से ये जो अंदर ग्रहण करने वाली चीजें होती हैं, ये उन चीजों का है जिसको बिगर ब्लॉक्स कहा जाता है। और ये वैल्यूज और एथिक्स और संस्कार के साथ ये रिलेटेड है।
तो उसने कहा कि जो दूसरा उसके बाद मैंने जो छोटे पत्थर डाले उसके अंदर, वो छोटे पत्थर हैं जो आपकी एजुकेशन है, जो आपकी डिग्रीज हैं, जो आपने जो क्लासेस के अंदर इंफॉर्मेशन ली है, जो आपने अपनी सब्जेक्ट बुक में पढ़ा है, और कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, कोई प्रोफेसर बना, कोई पीएचडी किया, तो ये वो सारी डिग्रीज हैं, वो जो छोटे पत्थर हैं। और उसके बाद उसने कहा कि जो ये रेत है, जो मैंने रेत डाली, वो रेत वो है जो आपके जीवन में आपकी अकम्पलिशमेंट्स हैं। अकम्पलिशमेंट्स में आपका बड़ा घर हो सकता है, आपकी बड़ी गाड़ी हो सकती है, आपका आपका अच्छा मोबाइल हो सकता है, आपका बढ़िया ऑफिस हो सकता है, आपके पास बढ़िया पेन हो सकता है, घड़ी हो सकती है। जो पोजेशंस होते हैं जिनको आप पैसों के साथ खरीद सकता है, बहुत पैसे हो सकते हैं, बैंक बैलेंस हो सकता है। तो चौथा उसने कहा कि जो पानी मैंने डाला वो है आपकी जिंदगी की जो इंजॉयमेंट्स हैं, जो आप मस्ती से आप लाइफ इस्तेमाल करते हो, आप अपना घूमना फिरना करते हो, इंजॉय करते हो, वो इंजॉयमेंट है जिसको उसने पानी का दर्जा दिया। अब मैं दोस्तों आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर ये जग जो भरा, अगर उस जग के अंदर पानी भर देते पहले, तो वो बिगर ब्लॉक्स जो लाइफ के हैं वो तो अंदर नहीं जा सकते थे, वो छोटे पत्थर नहीं जा सकते थे। किसी बच्चे ने अपनी लाइफ शुरू की सिर्फ एंजॉयमेंट के साथ शुरू करी, तो ना तो वो उसके अंदर अपने संस्कार समझ सका, ना वो उसके अंदर अपनी एजुकेशन ले सका, और ना ही वो उसके अंदर अपनी कोई कमाई पैदा कर सका। उसने बस मौज मस्ती की जिंदगी को ही सब कुछ समझ लिया, और जब वो लाइफ का जग उससे भर दिया तो दूसरी चीजें उसमें डल नहीं सकती। इसी तरीके से किसी ने सिर्फ उसको भर लिया कि बाप से पैसा मिल गया या पैसे लॉटरी लग गई या कुछ हुआ, तो उसने सारे अपने घर परिवार वो बना लिया, और उसके साथ दफ्तर बड़ा बना लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, और सोने चांदी जो हैं जवाहरात उस तरह की चीजें ले ली, लेकिन वो उससे एजुकेशन नहीं ले सकता। तीसरी चीज है कि किसी व्यक्ति ने वो ट्रिपल एमए कर लिया, ट्रिपल अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, पीएचडी कर ली, बहुत बड़ी डिग्रियां ले ली, लेकिन बहुत बड़ी डिग्रीज लेने के बावजूद भी आप देखेंगे कि आपको कहीं नौकरी तो अच्छी मिल जाती है, लेकिन आप नौकरी से निकाले कब जाते हो? जब आपका एटीट्यूड खराब होता है, आप किसी जगह पे आप गलत ढंग से व्यवहार करते हो। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग बहुत ऊंची जगह पर पहुंचने के बाद वो नीचे गिरे, क्योंकि उनके एथिक्स ठीक नहीं थे, उनका एटीट्यूड ठीक नहीं था, उनका लोगों के साथ व्यवहार ठीक नहीं था, उनको प्रेशर को हैंडल करना नहीं आता था, उनको टेंशन को हैंडल करना नहीं आता था, उन्हें लोगों को साथ लेकर चलना नहीं आता था। सारे को सब कुछ था उनके पास, जो पिछली तीन चीजें थी वो थी, लेकिन वो उनके पास वैल्यू सिस्टम नहीं था। अब अगर वैल्यू सिस्टम नहीं है, हम उसको क्या कहते हैं? हमारे में से काफी लोग टीचर्स हैं। मैं टीचर प्रोफेशन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आपके पास भगवान ने एक ऐसा मौका दिया है कि आपकी जिम्मेवारी है कि आप ऐसे ह्यूमन बीइंग्स तैयार कीजिए, जो ह्यूमन बीइंग दुनिया के अंदर जब वो जाएं और आपको भी फख्र हो। आपने सिर्फ अगर उसको एक एजुकेशन दे दी, वो तो वही तरीका हुआ कि जैसे किसी माँ ने बच्चे को जन्म दिया और उसको छोड़ दिया कि चलो जाओ। अब वो बच्चा क्या कर सकता है? जन्म मिलना तो सब कुछ नहीं है। जन्म मिलने से उसका जीवन तो नहीं आगे चल सकता। ही कैनॉट यूज जस्ट हिज लाइफ इनटू एनीथिंग। उसको चलाने के लिए कुछ उसके एथिक्स होंगे, कुछ होगा। कोई माँ उसको गोद में बिठाकर उसको कहीं राम राम कहना सिखाती है, कहीं उसको सत श्री अकाल सिखाती है, कहीं उसको नमस्कार सिखाती है, कहीं उसको ओम सिखाती है। अगर वो माँ उसको ना सिखाए और उसको ऐसा छोड़ दे, तो मेरे को लगता है कि टीचर ने भी वही किया। उस व्यक्ति को डिग्री तो दे दी, लेकिन उसको डिग्री के आजू बाजू में उसको कैसे करना है,
आपका एक स्ट्रक्चर बन जाता है, हम एक हड्डियों का ढांचा है वो बन जाता है। लेकिन अगर हमारी मसल्स नहीं है, हम उनको हड्डियों को यूज कैसे करना है हमको मालूम ही नहीं होगा। अगर हमारे लिम्स नहीं स्ट्रांग, हम अपने शरीर को कैसे यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो एक बेसिक स्ट्रक्चर एक एजुकेशन देती है, डिग्रीज देती है, लेकिन उसको जो चलाने का काम है, वो चलाने का काम आपको बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो लिम्स हैं, जो उसको साथ में सपोर्ट करते हैं, उसके बिना आपका शरीर नहीं चल सकता। इसलिए जिम्मेवारी टीचर्स की सबसे ज्यादा है। मेरे को ध्यान आता है कि हम लोग छोटे होते थे, स्कूल के अंदर होते थे, तो एक एक पीरियड होता था, कोई किसी स्कूल में उसको वेद पाठ का पीरियड बोलते थे, किसी में उसको मॉरल एजुकेशन का पीरियड बोलते थे, किसी में उसको वैल्यू एजुकेशन बोलते थे, किसी में उसको कुछ भी नाम दिया जाता था। और उसके अंदर बैठ के हमें कई बार हमारे ग्रंथों के बारे में बताया जाता था, शास्त्र जो हैं उनके बारे में बताया जाता था, कभी रामायण पे चर्चा होती थी, कभी हमारे जो देश के, दुनिया के और हमारे लिए जो सम्मानीय हैं महात्मा गण, उनकी लाइफ के बारे में चर्चा होती थी, उनसे कुछ सीखने को मिलता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो पीरियड था, उस पीरियड को हमने वो बना दिया कि ये एक फ्री पीरियड हो गया। फ्री पीरियड हो गया तो क्लास में टीचर आती है तो वो बोलती हैं कि चलो जी आप अपना अपना होमवर्क कर लीजिए, चलो जी आप ऐसा करो कि अभी आप जो आपस में डिस्कस करना है वो कर लीजिए, चलो आपको ग्राउंड में घूमने ले जाते हैं। किसी ने ये नहीं सोचा कि हम वैल्यूज को क्या करें। मैं छोटा था तो हमारे स्कूल के अंदर जो वहां पे प्रेयर्स होती थी, हमको सुबेरे इकट्ठे होके सबको खड़े होके प्रेयर करनी पड़ती थी। एक जना बोलता था, सब लोग पीछे बोलते थे। अगर उस प्रेयर के अंदर अगर भगवान का नाम आ गया तो हमारे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये तो एक रिलीजन के बारे में बता रहे हैं, अब एक ये अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं। धर्म की हमारी व्याख्या हमारी पूजा की पद्धति के साथ उसको लिंक कर दिया। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा धर्म, असल में हमारा धर्म क्या है। एक टीचर का धर्म है एक अच्छा अच्छा नागरिक प्रोड्यूस करना, एक अच्छा व्यक्ति प्रोड्यूस करना, एक अच्छा जो बच्चा है वो एक इस ढंग से बने कि दुनिया के अंदर वो अपने व्यवहार से वो आगे बढ़ सके। आप जीवन के पहले 10 साल में अपनी डिग्रीज के साथ आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आपने देखा होगा कि आपकी जब उम्र 35-40 साल से ऊपर होती है, उस समय के बाद आपका व्यवहार उसके अंदर आना शुरू हो जाता है। उसके अंदर आना शुरू हो जाता है कि आपने किस ढंग से लोगों से बातचीत करते हो, आपका एटीट्यूड क्या है, आप जल्दी से परेशान तो नहीं हो जाते, आप कैसे प्रेशर को हैंडल करते हो। मुझे ध्यान आता है एक बार एक गुरु के पास उनके कुछ शिष्य बैठे थे और वो उनको पूछते हैं कि गुरुजी आप हमेशा हमसे बात करते हैं कि संस्कार होने चाहिए, अच्छे संस्कार होने चाहिए, ये हमें समझ नहीं आता ये संस्कार चीज क्या है। तो वो नदी के किनारे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जो अ, आप ये नदी के अंदर जाओ और जमीन पे जो मिलता है उसको हाथ में पकड़ के लेके आओ। और वो उनके 2-3 शिष्य वो नीचे गए। नीचे जब गए तो उन्होंने वहां से जो पकड़ा तो वो उसके अंदर कुछ कंकर पत्थर वो लेकर आए। अब कंकर पत्थर जब वो लेकर आए तो सामने बैठ के उस उनके गुरु ने वो पत्थरों को जो उठाया, और जो पत्थरों को उठा के उनको जब जोर से रगड़ा, और रगड़ने के बाद आप जानते हैं कि पत्थर में से एक स्पार्क निकलता है। अब जब वो उसमें स्पार्क निकला तो उनके गुरुजी ने कहा कि ये आप स्पार्क देख रहे हो ना, ये स्पार्क है जो आपके संस्कार हैं। तो वो बड़े हैरान हुए, कहते गुरुजी ये समझ नहीं आई हमें कि ये पत्थरों को पानी में से निकाल के लाए, उनको रगड़ के जो निकली वो स्पार्क निकला, आप कहते हो ये संस्कार है, इसको संस्कार कैसे कहते हैं। तब उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ये पत्थर जो हैं कितने सालों से, बरसों से इस नदी के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन जब उनको बाहर निकाल के जब उसको रगड़ा
रगड़ने का मतलब है कि जैसे आप, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि आप 30-40 साल की उम्र तक आप अपनी एजुकेशन के सहारे आगे बढ़ लेते हो, लेकिन उसके बाद आपके संस्कार, एथिक्स, बिहेवियर, एटीट्यूड, ये सारे आने शुरू होते हैं। लेकिन अगर आपने उनको उस समय ग्रहण ही नहीं किया स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, तो आपको उस समय कहाँ से मिलेंगे? तो उन्होंने यही समझाया कि ये जो पत्थर मैंने रगड़े हैं, इतने सालों की जो उसके अंदर पानी में रहने के बाद, ठंडक पाने के बावजूद जब उनको रगड़ा गया, तो उसमें से स्पार्क निकला। दैट इज द इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ द स्टोन। मैंने उसके अंदर कुछ नहीं किया, मैंने उसको सिर्फ रगड़ा। जब जरूरत पड़ी आपको, जब आप 40 साल के होंगे और उस स्टूडेंट को 20 साल की उम्र में तो ध्यान नहीं होगा कि मेरे को वैल्यू एजुकेशन लेनी चाहिए, उसको ध्यान नहीं होगा, उसको तो है कि मौज मस्ती चलती जाए। अब माँ बाप पता नहीं कहाँ से पैसे लेकर आके बड़ी एजुकेशन के लिए जाते हैं। एयर कंडीशन स्कूल को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, एयर कंडीशन क्लासेस को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, लेकिन वो क्या आपके माइंड को एयर कंडीशन कर रहे हैं? आपका माइंड ये समझ ही नहीं रहा। तो वो गुरु ने कहा कि आपको जब जरूरत पड़ेगी, आपको जब जीवन के किसी ऐसी जगह पर खड़े होगे और आप एक दूसरे से टकराओगे, आपको पता लगेगा कि मेरे को हैंडल कैसे करना है। तो तब आपको, जब आपके स्कूल में दी हुई वो दीक्षा याद आएगी, वो वाली वैल्यू एजुकेशन याद आएगी कि लोगों को साथ लेकर चलना है, लोगों के साथ झगड़ा नहीं करना है, लोगों के ऊपर मेरे को अत्याचार नहीं करना है, लोगों के साथ सच बोलना है, लोगों को साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, दूसरों की मदद करनी है। तब तक वो कहते हैं कि मैं वो वाले जो संस्कार, जो इनहेरेंट क्वालिटी आपके ब्लड की बन चुकी थी, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके अंदर से वो वैल्यू जब निकलेगी, तो ये संस्कार हैं। आप भी, आप सब लोग सोचते होंगे जीवन के अंदर कभी आपने किसी ऐसी समस्या का हल किया तो आपको ध्यान आया होगा, मेरे पिताजी ऐसा सिखाते थे, मेरे माताजी ऐसा सिखाते थे, या मेरे गुरु ऐसा सिखाते थे, या कोई और आपका जो प्रिय कोई व्यक्ति हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, दोस्त हो सकता है। आपको याद आएगा कि आज मैं इस सिचुएशन को तब हैंडल कर पाया जब मेरे को उस समय सिखाया गया था। आज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम सब लोग इस चीज के लिए तैयार हैं? क्या हम सब लोग तैयार हैं कि हम उस अपने एटीट्यूड को हम आज लर्न कर सकें? क्या आज उस बच्चे के अंदर उस इंग्रेडिएंट को डालने के लिए तैयार हैं? मेरे को एक उसका एग्जाम्पल याद आता है। आप सबने देखा होगा, रबड़ बैंड होता है। रबड़ बैंड के अंदर क्या क्या रबड़ बैंड की क्वालिटीज होती हैं? हम लोग सर के ऊपर चोटी पे उसको बांधते हैं, रबड़ बैंड को किसी चीज को पकड़ने के लिए उसको यूज करते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटीज क्या है? 4 क्वालिटीज हैं रबड़ बैंड की। अगर आपने उस बच्चे को, उस शिष्य को आपने उस क्वालिटीज के साथ अगर आपने भर दिया, तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति हर तरह की सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा। मेरा उसके अंदर आता है, पहली है स्ट्रेच क्वालिटी। स्ट्रेच क्वालिटी का मतलब क्या है? कि आप जैसे रबड़ बैंड को स्ट्रेच करते हैं, वो स्ट्रेच होता है। उसके अंदर क्या है कि कभी आदमी को मेंटली स्ट्रेच होना पड़ता है, कभी फिजिकली स्ट्रेच होना पड़ता है, बियॉन्ड योर कंफर्ट स्ट्रेच होना पड़ता है। जीवन के अंदर आपको कभी लगता होगा कि मैं 1 किलोमीटर भाग सकता हूं, तो आपके टीचर ने कहा या आपके कोच ने कहा कि नहीं, आपने 100 किलोमीटर, आपने आज ने 2 किलोमीटर आज भागना है, 3 भागना है। आप कहीं ना कहीं स्ट्रेच होते हो। कहीं आपको कहा गया कि ये काम 2 घंटे में पूरा करना है, आपको लगता है कि ये तो 4 घंटे का काम था। आप मेंटली स्ट्रेच होते हो। क्या उस समय आपका दिमाग गर्म तो नहीं हो जाता? क्या प्रेशर कुकर की तरह आपकी सीटी तो नहीं बजनी शुरू हो जाती? क्या आप उस स्ट्रेच को, जब आपके साथ आपके बिजनेस में आपकी आपका एम्प्लॉयर या आपका परिवार या आपका कोई भी साथी आपको वो स्ट्रेच करने की कोशिश करता है, तो क्या आप कहीं टूट तो नहीं जाते? ये स्ट्रेचिंग एबिलिटी को पैदा करना, ये भी एक वैल्यू है जो हमें सबको देनी चाहिए। दूसरी उसकी चीज है जो रबड़ बैंड की, वो है प्रेशर। प्रेशर को हैंडल करना, क्योंकि जब आपको स्ट्रेच करके
किसी चीज के ऊपर चढ़ा दिया गया, तो आपका अंदर वो प्रेशर है, अब आप उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो जॉब प्रेशर भी हो सकता है, चेंज्ड सर्कमस्टांसेस भी हो सकती हैं, लाइफ के अंदर आपने कुछ प्लान नहीं किया था, वो हो गया, आपके ऊपर प्रेशर्स आने शुरू हो गए, पुल्स आ रही हैं, प्रेशर्स आ रहे हैं। वो प्रेशर को आप हैंडल कैसे करते हो? क्या कोई डिग्री ऐसी है जो ये चीज समझा सके? क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है कि जो जो इस चीज को समझा सके? क्या कोई ऐसी कक्षा है जिसके अंदर बैठ के बच्चे को ये तैयार किया जाए, चलो आज हम आपको आपको प्रेशर हैंडलिंग सिखाते हैं, चलो हम आपको सिखाते हैं कि ये जो प्रेशर कुकर है उसके अंदर जब ये हीट दी जाती है, उसकी सीटी बज जाती है, जब आदमी को उस हीट से निकलना पड़े तो क्या मेरी भी सीटी बज जाएगी? क्या मैं भी जो है वो ऐसे जोर जोर से बोलना शुरू कर दूंगा, गुस्से में आ जाऊंगा, शाउट करना शुरू कर दूंगा? ये प्रेशर को हैंडल करना, ये एक वैल्यू सिस्टम है कि जिसको हम लोग को समझना चाहिए। तीसरी क्वालिटी उसके अंदर है विच इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि आप रबड़ बैंड को ऐसे खींच के ऐसे घुमा देते हो। आपने देखा होगा कि हलवाई के पास जाते हो, वो डब्बे के ऊपर वो डालता है, जो जिस ढंग से जो जो डब्बे पे वो डाल देता है, तो उसको वो इधर से भी होल्ड कर देते हैं, वो उधर से भी होल्ड कर देते हैं। वो किस तरीके से हैंडल करते हैं, तो ये चीज हमको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम लोग उस फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर हैं कि नहीं हैं, हम उस चेंज के अंदर हम लोग हैं कि नहीं हैं। हमें ये चीज को महसूस करना पड़ेगा कि हम ऐसे चेंज होने में, आप किसी जॉब में हैं तो व्यक्ति आपको एक जॉब से उठा के दूसरे पे बैठता है। हमारे पास एज ए पब्लिक मैन लोग आते हैं, जो मेरी ट्रांसफर कर देती जी, मैनू इथों नहीं जी उत्थे वापस भेजो। मैं कहता हूं कि क्यों नहीं आप हर तरह की चीज कर सकते? क्यों नहीं, अगर आप कंपनी में आप प्रोडक्शन देख रहे हो तो आप साथ में, अगर आपको एचआर देखना पड़ जाए, आप उसके भी ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। आपको अकाउंट्स भी देखना थोड़ा आना चाहिए, आपको साथ साथ थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन भी देखनी आनी चाहिए। मेरा कहने का भाव है स्ट्रेच, प्रेशर एंड देन इज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड चेंज के प्रति जो है हमेशा हमें, क्योंकि चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग इन लाइफ। बाकी कोई चीज परमानेंट नहीं है, चेंज होना, बदलाव होना, ये परमानेंट है। आपकी जिंदगी में 100% जो कभी भी, मेरी सबसे प्रार्थना है अपना अपना म्यूट कर दीजिए, थोड़ी सी आवाज वापस आ रही है, किसी ने ऑन किया है। अभी यहाँ रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं गुरमीत जी कि अपना माइक बंद कर दिए, थैंक यू। अब क्या है कि 100% आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा। अब फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो रबड़ बैंड से हम सीख सकते हैं कि हेल्प अदर्स, उसके अंदर क्या है कि वो चीजों को इकट्ठा रखने का काम करता है। अगर वो 4 कार्ड्स आपने रखे, कार्ड्स के ऊपर आपने रबड़ बैंड चढ़ा दिया, वो 4 कार्ड्स को इकट्ठा रखेगा। अगर आपने चोटी के ऊपर लगा दिया, आपके बाल जो हैं वो सारे बालों को इकट्ठा रखने का काम करेगा। अगर आपने उसको डब्बे पे डाल दिया तो वो डब्बे को बंद करने का, उसको होल्ड करने का काम करेगा। आप रबड़ बैंड के हजारों उसके यूज हैं, हर यूज में आप देखें वो इकट्ठा रखने का काम करता है, टू कीप द थिंग्स टुगेदर। सो आपकी लाइफ के अंदर क्या है? क्या हम दूसरों की हेल्प करने के लिए, क्या हमने ये वैल्यू सिस्टम गेन किया कभी? हाँ, अपने लिए तो हर व्यक्ति काम करता है, मैं अपने लिए काम करूं, क्या मैं जागरूक हूं? आज हम लोग कोरोना के समय से निकल रहे हैं, कई लोगों ने घर में बैठकर कोरोना को क्रिटिसाइज किया, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, अपने पुलिस वालों को, डॉक्टर्स को क्रिटिसाइज किया, किसी ने जो उनके वहां चेकिंग करने आ रहे थे उनके साथ झगड़ा किया, किसी ने रोड के ऊपर झगड़ा किया। मैं पूछना चाहता हूं कि वो भी लोग तो बहुत पढ़े लिखे थे। आज हम क्या दूसरे को हेल्प करने के एटीट्यूड के साथ, क्या हम ऐसे बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ यही प्रोड्यूस कर रहे हैं कि भाई एक एक मनी मेकिंग मशीन हमने पैदा कर दी? आज बच्चे को जब पैदा होके, जब वो सॉरी कॉलेज से जब वो
अपनी क्वालिफिकेशन करता है तो उसके पास जब वो सिलेक्शन के लिए आते हैं कॉलेज इंटरव्यू में, उसको 12 लाख का पैकेज मिल जाता है, सब लोग उसकी वाह वाह करते हैं, अरे वाह तेरे को तो कमाल हो गया। लेकिन मैं कहता हूं कि वो मनी मेकिंग मशीन क्या सिर्फ अपने लिए काम करेगी? सोसाइटी क्या होती है, समाज क्या होता है? हम लोग सब चाहते हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, हर किसी की इच्छा होगी मेरा समाज अच्छा हो, मेरा देश अच्छा हो, मेरा राष्ट्र अच्छा बने, दुनिया के अंदर शांति हो, दुनिया के अंदर अच्छे ढंग से सब कार्य चल सकें। ये सब लोग ऐसा चाहते होंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें अपने बच्चों को सही शिक्षा देनी पड़ेगी, हमें स्कूल में सही शिक्षा लेनी पड़ेगी। शिक्षाओं के कई पहलू हैं, लेकिन हमने एक पहलू को इग्नोर कर दिया। आज कोई भी यूनिवर्सिटी इसके ऊपर डिग्री नहीं देती है कि मैंने वैल्यूज और एथिक्स की डिग्री दे दूं। आज कोई भी ये नहीं सिखाता कि एटीट्यूड को कैसे पॉजिटिव किया जा सकता है। आज कोई भी ये नहीं सिखाता कि भाई अगर अच्छा एटीट्यूड है तो ये दुनिया में शांति होगी। लोग कहते हैं यार क्या फर्क पड़ता है अगर मेरा बच्चा थोड़ी ऐश कर ले, थोड़ा घूम फिर ले, कोई वो टीचर भी कहते हैं कि भाई वो ऐसा कर ले। हमारे समय पे वो टीचर भी ऐसे होते थे कि नहीं आज ये काम खत्म करना है, स्टूडेंट्स भी ऐसे होते थे सवेरे आके उनके चरणों को हाथ लगाना, उनसे प्रणाम करना, उनसे आशीर्वाद लेना। आज तो टीचर्स को भी उठ के उनके साथ झगड़ा करने, कई लोगों के अखबार में मैंने पढ़ा उनको थप्पड़ भी लगा दिया। तो क्या उस स्टूडेंट का वो दुनिया के अंदर जाकर क्या करेगा? उसका वैल्यू सिस्टम क्या है? दुनिया के अंदर वो अशांति ही पैदा करेगा, वो कोई शांति नहीं ला सकता वो वाला बच्चा। किसी जगह पर मैंने देखा था कि एक पंजाब सरकार में एक मंत्री थे, उन्होंने टैगोर थिएटर पे कार्यक्रम में जाकर वहां पे टीचर को एक थप्पड़ लगा दिया था। अब वो चीज बाद में उन्होंने सॉरी बोल दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम अपने सिस्टम को ये सिखाना चाहते हैं? क्या वो दुनिया हम अच्छी दुनिया बना सकेंगे? क्या वो दुनिया को हम एक अच्छा नागरिक देख पाएंगे? देश को, समाज को? हमारे पास हम जहां पे पहुंचे हैं ये सब समाज की देन है कि हम यहाँ पहुंचे हैं, आप सब लोग जहां पहुंचे हैं। क्या हमने ये सिखाया कि समाज को वापस भी देना चाहिए? क्या समाज के को वापस देने की हमारी जिम्मेवारी नहीं है? क्या जिस तरीके एक मुझे दृष्टांत ध्यान आता है कि एक पिता बैठा था तो उसके साथ उसका छोटा बच्चा खेल रहा था। अब वो खेलते खेलते बार बार उसको वो तंग कर रहा था, वो अखबार पढ़ रहा था, उसको पढ़ने को वो नहीं मिल रहा था। तो वो क्या करता है कि बच्चे को अखबार के अंदर से ना एक वो पेज काट के उसको पकड़ाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। उसको कहता है कि ये टुकड़े करने से पहले उसको दिखाता है ये दुनिया का मैप है, ये मैंने इसके छोटे टुकड़े कर दिए, चलो तुम भी बिजी रहोगे, इसको जोड़ के दिखाओ। अब वो सोचता है कि चलो अब ये उधर ये जब तक ये काम करेगा और मैं अपने जो आपको मैं अपना वो सारा खत्म कर लूंगा, अखबार पढ़ने का काम खत्म कर लूंगा। लेकिन वो होता क्या है कि वो 2-3 मिनट के अंदर वो बच्चा वो सारा का सारा पेपर जो है वो जोड़ के ले आता है, वो दुनिया का नक्शा बनाता है। अब वो 5-7 साल का बच्चा जब दुनिया का नक्शा फटा हुआ सारा जोड़ के ले आता है तो उसके फादर बड़े हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि बेटा ये तुमने इतनी जल्दी ये कैसे कर लिया? मैं तो इस चीज को नहीं समझ पा रहा हूं। तो उसने कहा कि पापा, उसने जो वो पेपर था उसको उल्टा किया। उसने कहा कि पापा ये पेपर के पीछे एक आदमी का फोटो बनी हुई थी। मैंने आदमी के शरीर में उसका सर जहां पे होना चाहिए, जहां पे उसका पाम होने चाहिए, हाथ होने चाहिए, शरीर होना चाहिए, मैंने उसको फिक्स किया। जैसे मैंने वो सारे आदमी के शरीर के पार्ट्स को जोड़ा तो इधर से देखा तो वो पूरी दुनिया बन गई। अब आप देखिए, हम चाहते तो हैं कि मेरा देश, मेरा प्रदेश, हम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल इस एरिया से हैं, हमारी ये जगह, हमारा देश अच्छा हो। लेकिन वो अच्छा कैसे होगा? कि हम अगर अच्छा नागरिक प्रोड्यूस करेंगे, अगर हमने अच्छे नागरिक को जन्म दे दिया जिसके जन्मदाता आप सब लोग हैं।
आप सब टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, आप अध्यापक हैं, आप किसी ना किसी तरीके से एजुकेशन के सिस्टम से जुड़े हैं, और कुछ नहीं तो आपके घर में बच्चे तो होंगे ना। आपने बच्चों को क्या शिक्षा दी है? क्या बच्चों के साथ बैठकर कभी बात करते हैं कि हम लोग आज चलो बैठ के रामायण पे चर्चा करते हैं, आज हम गुरु ग्रंथ साहब पे चर्चा करते हैं, आज हम गुरुओं की वाणी के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर हम लोग बात करेंगे, आज हम आज आज हम इस चीज के ऊपर बात करेंगे कि हमारे बीच में एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, हमारे को आगे बढ़ के हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना है। मेरा कहने का भाव है कि हमें हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा इस चीज को सोचना चाहिए कि अगर दुनिया के अंदर हम एक अच्छी दुनिया देखना चाहते हैं, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम भी एक अच्छा व्यक्ति बनाने के अंदर उस, क्योंकि व्यक्ति से ही समष्टि बनती है, व्यक्ति से समष्टि मतलब समाज बनता है, समाज से ही सृष्टि बनती है। जो एक व्यक्ति पहले हुआ जिसका मैंने परिभाषा दी आपको, उससे समाज बनता है, समष्टि जिसको कहते हैं कि आपका वो समाज के ताने बाने में सब जुड़े हुए होते हैं। फिर उसके साथ उसमें सृष्टि का निर्माण होता है, और जिसने अच्छी सृष्टि का निर्माण कर लिया तो वो परमेष्टि को प्राप्त करता है। ये चीजें आज क्या हम बच्चों के साथ बैठकर हम चर्चा करते हैं, समझाते हैं बच्चों को, अपना भेष, अपनी भूषा, अपनी भाषा, अपना भजन, क्या हम उनको ये चार भ हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, भेष, भूषा, भाषा, भजन, ये चार भ हैं जिनको हमें अपने समाज के साथ जुड़े हुए हैं, कि जिनको हम आगे बढ़ाने का क्या हम काम कर रहे हैं। मेरे 3 बेटे हैं, मैंने तीनों बेटों को, जो 10वीं क्लास चंडीगढ़ तक पढ़ी उन्होंने तो चंडीगढ़ से, तो मैंने उसके बाद उनको साईं बाबा का स्कूल है पुट्टपर्थी में, मैंने उनको पुट्टपर्थी में वहां पर भेजा, और परती में जाकर साईं बाबा के एक तरह से गुरुकुल में उन्होंने पढ़ाई करी 11th-12th की। मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान है कि वो बच्चे जमीन पर बैठकर खाना खाना, वहां पे रोज सफाई भी करना, वहां पे मंदिर में जाकर रोज वहां पर बैठना, पढ़ना है वहां पे मंदिर में, अपनी किताब लेकर जाना, वेद मंत्र भी सीखना। कोई बच्चे कहीं पीछे नहीं रह गए किसी चीज में। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई वेद मंत्र सीखने वाला बच्चा जो है वो शायद वो इंग्लिश नहीं बोल पाएगा, वो शायद जनता के बीच में बैठ के ढंग से बात नहीं कर पाएगा। ये लोगों के अंदर ये चीजों के ध्यान आने शुरू हुए। ये कोरोना काल में ना लोगों को बहुत, मेरे को ये बहुत लोगों ने ये कहा कि बहुत कुछ ये सोचने का मौका मिला, लेकिन हमने जो वो बच्चों ने वहां से सीखा भी, कितना समय सुबह अपने शरीर के लिए लगाना है, कितना हम, आपने मेरे को म्यूट किया था गुरमीत सर जी जी आपकी आप। आवाज, सर आपकी आवाज आ रही है सर, कंटिन्यू सर। अच्छा, वो बीच में आपने म्यूट कर दिया ना, मैं इसलिए थोड़ा सर हाँ जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो वहां पे बच्चों ने उस समय की सारणी को बना पाना, एक दिन भी उनको अपना जो सिस्टम था उसको तोड़ने का वो नहीं था। उनको कोई टीवी में कोई पिक्चरें देखना वो अलाउड नहीं था, एक पिक्चर उनको वहां हफ्ते में एक बार दिखाई जाती थी जिसको वो चूज करके बताते थे। क्या हमने ये लिमिट किया घरों के अंदर कि कौन से चैनल बच्चे देखेंगे, कौन से चैनल नहीं देखेंगे? क्या हमने लिमिट किया कि इंटरनेट के अंदर हम कौन सी चीज बच्चों को देखने देंगे? हमने क्या किया कि बच्चों को ऐसा दुनिया के अंदर वाह वाह लूटने के लिए बच्चों को सारी फैसिलिटी दे दी, उनको सब कुछ दे दिया, लेकिन बच्चे की डायरेक्शन कहाँ चली गई, बच्चा किस तरफ को मुड़ गया, ये ये हमने कभी सोचा ही नहीं। गुरमीत जी, ये सेकंड टाइम हेलो। माइक्रोफोन मेरा बंद किया किसी ने, हाँ जी प्लीज सी सर, वो। देख दिया सर, कंटिन्यू। हाँ जी। हाँ जी।
तो ये किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरे को बच्चे को क्या देना चाहिए। आज इंटरनेट के अंदर हमने इतना घूमना शुरू कर दिया कि दुनिया भर जहां की इंफॉर्मेशन लेने वाला वो तो ठीक है, जहां उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। क्या इंटरनेट को ढूंढते ढूंढते कभी इनर नेट के बारे में सोचा? ये अंदर का नेट क्या है? ये इनर नेट है। इंटरनेट पे तो सब लोग अपनी उंगलियां चलाने में व्यस्त हो गए, लेकिन इनर नेट को भूल गए कि हमारे अंदर क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा हमारा समाज क्या है, मेरी जिम्मेवारी क्या है, मेरा वैल्यू सिस्टम क्या है, मेरी एथिक्स क्या है। मैं बड़ा हैरान होता हूं कई बार, सवेरे अखबार पढ़ते हैं, उसके अंदर वो आता है कि एक कल के अखबार की है, एक बच्चे का एक सब्जेक्ट में नंबर कम आ गए तो उसने फांसी लगा ली। आप मेरे को बताइए कि क्या 60% लेने वाले बच्चे क्या दुनिया के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते? आज आपके घरों के अंदर क्या होता है कि बच्चे 94% मार्क्स लेकर आए हैं, लेकिन वो क्लास में उसके 7वीं पोजीशन पे आया, तो माँ बाप उसको कहते हैं, अरे बेटा क्या हो गया तुम्हें, वो देखो 96% वाला वो टॉप कर गया, तुम तो 7वें नंबर पे आए, 94% आ गए। बच्चा मन में सोचता है कि यार मैंने गलती तो नहीं कर ली 94% लेके। आपने उसको बना दिया भागने वाली मशीन, पैसा पैदा करने वाली मशीन, ले बेटा भाग भाग भाग। वो होता क्या कि उसको जैसे ही अनसक्सेसफुल होता है किसी चीज में, ही कैनॉट हैंडल अ फेलियर। जहां पे आप जीत को हैंडल करने के लिए आप बच्चे को तैयार करते हो, मेरे हिसाब से उसको हार को हैंडल करने के लिए भी बच्चे को तैयार कौन करेगा? क्या ये ड्यूटी नहीं बनती टीचर्स की? क्या बच्चा जो है उस वैल्यू सिस्टम में ये समझ सके कि भी मैं नहीं परफॉर्म कर पाया, लेकिन मैं किसी और चीज में कर लूंगा। आप देखेंगे कोई बच्चा पढ़ाई में नहीं आया, आजकल तो इतनी एवेन्यूज हैं। आप देखेंगे वो कहीं संगीत में बच्चे कहाँ के कहाँ आगे निकल गए, कोई खेल में कहीं पे आगे निकल गए, कोई कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में कहीं आगे निकल गए, और छोटी छोटी उम्र में ही उन्होंने दुनिया को जीतने का वो काम कर लिया। लेकिन हो सकता है जैसे जैसे बिल गेट्स के बारे में आता है कि वो तो शायद इतना जो है उसकी पढ़ाई के अंदर उतना सक्षम नहीं था, लेकिन दुनिया को उसने बता दिया कि भाई इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसलिए हम सबको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम बच्चों को किस तरीके की शिक्षा में, क्या उनको हर तरफ से कंप्लीट बनाने की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो जीवन मिला हमें, हम कभी बैठकर बच्चों को ये समझाएं कि ये जीवन की इम्पोर्टेंस क्या है। क्या ये जीवन जो हमारा है, आप देखें जो मनुष्य जीवन है, एक गुरमीत जी ये हेलो सर। तीसरी सर बार। टेक्निकल सर टेक्निकल प्रॉब्लम का कारण सर आप मूड देते हैं सर। हाँ उसके सर क्लियर, सर क्लियर है। हाँ, सर नहीं मैं उसको ऑफ करता जा रहा हूँ, जैसे ही नहीं कोई सर मेरे को टेक्निकल सर म्यूट करता है हाँ जी तो। सर कंटिन्यू सर। हाँ आपकी सर नहीं नहीं, आवाज आ वो रही है अभी। जब जब बंद करना हो तो आप मेरे को बोल देना, मैं बंद कर नहीं नहीं दूंगा। सर कंटिन्यू सर कंटिन्यू सर। हाँ, सर आपके तो आभार विचार हमें मिल रहे हैं। अच्छा, तो थैंक यू सर। मेरा मेरा ये मानना है कि हम लोग ये देखें कि ये जो मनुष्य जीवन मिला, क्या ये मनुष्य जीवन किस अर्थ के अंदर जा रहा है। इसको जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उसको वो मानती है कि एक जीवन मिला है भाई, जो करना है बस इसके अंदर आप कर लीजिए। गलत तरीका इस्तेमाल करना है, चाहे गलत होए चाहे ठीक होए, मेरे को इसके अंदर अपना प्रोग्रेस करना है। लेकिन हमारी फिलॉसफी क्या है, हम जो हिंदू पद्धति को में से हम लोग आते हैं, हमारी फिलॉसफी क्या है। जब मैं हिंदू शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो कई लोगों को लगता है कि रिलीजन कम है। मैं हिंदू इज अ वे ऑफ लिविंग, हिंदू इज अ फिलॉसफी, हिंदू इज के हम लोग का रहन सहन ढंग जो हमको सिखाया जाता है, वो उसके उसको उस ढंग से हम लोग कैसे डील करते हैं, ये उसके बारे में है। हम लोगों को बताया जाता है कि कितने तरह के जीव जंतु होने के बाद जाकर मनुष्य जन्म मिला, क्या हम कभी ये सिखाएं? अब मनुष्य जन्म मिला है तो मनुष्य के पास क्या है, एक उसके पास फिलॉसफी उसकी है कि
आप स्माइल कर सकते हो। आप कभी भी, आपने देखा होगा कोई जीव जंतु, बर्ड्स, कोई रेप्टाइल्स, कोई कोई ऐसे जो हैं वो स्माइल नहीं कर सकते। सिर्फ आदमी को ये मिला है कि वो मनुष्य जो है वो स्माइल कर सकता है। उसको एक विवेक का है, ये पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है। ये डिस्क्रिमिनेशन की ताकत भी भगवान ने मनुष्य को दी है। आपके पास रिनंसिएशन की ताकत जो है, वैराग्य, कि मेरे को ये चीज नहीं करनी, मेरे को इसका त्याग करना है, मेरे को ये चीज छोड़ देनी है। अब ये जो जीवन हमें मिला है, क्या ये जीवन को का सिर्फ काम, सिर्फ अर्थ ही है? क्या मोक्ष इसका काम नहीं है? हमको ये सिखाया जाता है, ये जो जीवन के अंदर अर्थ, काम, मोक्ष, ये क्यों सिखाया जाता है? हम इस फिलॉसफी से हम लोग पीछे हट गए हैं। क्या ये टीचर्स की और माँ बाप की जरूरत नहीं है कि अपने बच्चों को जो हमने अपने बड़ों से सीखा हम उसको आगे दे सकें? हम लोग जब किसी व्यक्ति को कोई ऐसा लगता है कि बच्चों की एजुकेशन को ऐसा ढंग दिया जाए, एक हमारे एक जानकार ने एक थोड़े दिन पहले ही एक इसके ऊपर एक बात सुनाई कि एक बेटा पैदा हुआ तो उसके फादर ने कहा कि मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा। उसने उसने मदर ने कहा कि ठीक है, आप वो करना चाहते हैं, आप उधर उसको उस पढ़ाई में डाल दिया। दूसरा बच्चा आया तो उसने मदर ने कहा कि मैं इसको संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती हूँ और इसको मैं गुरुकुल भेजना चाहती हूँ। उसने कहा कि नहीं नहीं, गुरुकुल जाके ये क्या करेगा, इसको जो है इसको बिजनेस में डालते हैं, इसको बिजनेस एमबीए वगैरह वो करता है। अब अब वो तीसरा बच्चा पैदा हुआ तो उसने दोनों बार जब माँ की बात नहीं चली थी तो तीसरी बार उसके फादर ने कहा कि चलो ठीक है, तुम इसको ये आप संस्कृत विद्यालय और उसमें आप गुरुकुल में इसको पढ़ाई के लिए भेज दो। अब उसके घर के अंदर तीन तरह के, अलग अलग तरह के बच्चे। अब जब वो तीनों हुए तो उसको लगा डॉक्टर देखो कितना लोगों के लिए काम करता है, उसकी कितनी लाइफ में उसकी इज्जत है। दूसरा बेटा उसने अपना बिजनेस शुरू किया, उसमें उसकी अच्छी कमाई हुई। अब जो तीसरा बेटा था उसने वो सारी शास्त्र ज्ञान लेकर वो लोगों को जो है वो अच्छी शिक्षा देने में लग गया, लोगों को आगे बताने में लग गया, वो प्रवचन करने में लग गया, वो उस तरफ वो बच्चा हो गया। अब एक एक दिन ये माँ बाप बैठे बात कर रहे थे तो उनके चर्चा करते हुए आया कि उसने कहा कि देखा ये जो मैंने दो बच्चों को जिस लाइन में डाला वो कितना अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, और जिसको तुमने डाला वो सारा दिन वो बैठा जो है वो प्रवचन करता है, वो उसकी उतनी कमाई भी नहीं है। तो ये कहाँ पे पहुंचा दिया तूने उसको? अब उसके मदर ने कहा कि चलो आज शाम को मैं मैं कुछ करती हूँ, ये तीनों बच्चे एक एक करके जब आते हैं घर तो आप इनका व्यवहार देखना। अब उसके मदर ने वो पिता को बोला तुम घर के अंदर बैठो, मैं बाहर बैठती हूँ। बाहर बैठते हुए उसने मदर ने अपने थोड़े बाल बिखेर लिए, थोड़े एक दो स्क्रैचेस अपने ऊपर लगा लिए, थोड़ा सा कपड़ा फाड़ लिया और वो बाहर बैठ गई। वहां पे बैठे हुए तो उनका बेटा आता है, बड़ा बेटा आता है जो डॉक्टर होता है। तो उसने कहा माँ क्या बात है, आप ऐसे बैठे हो, क्या हुआ? उन्होंने कहा अभी तुम्हारे तुम्हारे बाप ने ना मेरी बहुत पिटाई करी है, मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, मैं उसकी वजह से मैं यहाँ पर बैठी हूँ। तो वो कहता है अच्छा, ये बापू ने ऐसा कर दिया, मैं अभी बापू की खबर लेता हूँ, मैं अभी उनको मैं ठीक कर दूंगा, उनका हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई, मैं हाथ तोड़ दूंगा। अब उसने प्यार में जो शब्द वो बोल सकता था माँ को के भी ऐसा उसके अंदर उसने माँ को प्यार दिखाया, बाप को प्रति जो अपशब्द थे वो बोल सकता था उसने बोल दिया। अब दूसरा बेटा आया जो बिजनेसमैन है। अब उसको भी जब यही हुआ कि माँ क्या हुआ है, तो उसने कहा कि अभी ये ऐसे ही मेरे साथ तुम्हारे फादर ने किया है। कहता अच्छा, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, मैं अभी इनको जेल भिजवाता हूँ, अभी मैं इनका दिमाग ठीक करता हूँ, मैं अभी इनकी जो सारी जो मैं इनको पैसे देता हूँ या खर्चे पानी के देता हूँ मैं बंद कर दूंगा, मैं देखूंगा कि ये कैसे
अपना निर्वाह करते हैं, उसने ऐसा उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। अब तीसरा बेटा आता है। तीसरा बेटा जो जो उस लाइन के अंदर क्या क्या सीखा होता है वो आप सबको मैंने बताया। अब वो बच्चा आता है तो वो कहता है, मामा ये क्या हुआ आपके साथ? तो मामा ने कहा कि ऐसे तुम्हारे पिता ने मेरे साथ किया है। तो वो बेटा कहता है कि मामा कोई गलती तो नहीं लगी आपको? हमारे पिता ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। ये जरूर कोई जो आपको कहीं गलती लगी है, या आपको ये किसी ने बहका दिया है, या ये आप ऐसी चीज कर रहे हैं। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। मैं अपने पिता के ऊपर ऐसे कैसे शंका कर सकता हूँ? अगर फिर भी कोई आपकी कोई डिफरेंस हुआ है, मैं एक बार पिताजी से बात करने के बाद मैं ये सारी चीज को इसको सॉर्ट आउट करते हैं। ये घर के अंदर ऐसा कभी भी व्यवहार नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी किसी दूसरे के साथ वो नहीं कर सकते। मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। आप इतने अच्छे हैं, हमारे पिताजी इतना अच्छा हमको समझाते हैं। अब अब माँ ने अंदर जाकर पिता को ये समझाया कि अब आप बताइए, ये एजुकेशन नहीं है जो ये बच्चे को ये डिफरेंस दे रही है। ये डिफरेंस जो ये जो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, जिसको हिंदी में विवेक कहा जाता है, ये विवेक की शिक्षा कौन देगा? आप किसी वक्त जो आपकी आंख देखती है वो सही नहीं होता, किसी वक्त जो आपने सुना होता है वो भी सही नहीं होता। आपको उसकी गहराई में जाना है। सपोजिंग वही आदमी उनमें से कोई जज बन जाता, और वो जो किसी व्यक्ति के आके इतनी बात सुनने के बाद वो दूसरे को सजा दे दे, अब वो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगर आपने बच्चे को नहीं सिखाई, घर के अंदर रोज ऐसी चीजें होती हैं। एकदम से जो बच्चा कहीं उबाल खा के माँ बाप को रिएक्ट करता है, कभी बिजनेस में रिएक्ट करता है, कभी दोस्तों से झगड़ा करता है, कभी पड़ोसियों से करता है, उसका कारण क्या है? उसका सिर्फ कारण ये है क्योंकि उसने अपने आप को उस विवेक के अंदर, उस स्ट्रेचेबिलिटी के अंदर, उसके अंदर उसने अपने आप को सोचा ही नहीं है। आज हम लोग ये महसूस करते हैं, ना वैसे स्टूडेंट्स रहे हैं, ना वैसे टीचर्स रहे हैं जो हमारे समय के ऊपर वो होते थे। हमारे को समझाया जाता था, वो कबीर जी का वो दोहा सुनाया जाता था, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। जिसका मीनिंग शायद आप कई लोग ना समझ पाए कि गुरु और गोविंद, गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, मैं किसके चरणों को पहले हाथ लगाऊं? तो वो कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, बलिहारी भाई कोई माइक ऑन कर रहा है, जरा माइक बंद कर दें। कृपया माइक बंद बलिहारी करें। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए, कि मैं तो पहले गुरु के चरणों को प्रणाम करूंगा जिसने मुझे मुझे गोविंद को मिला दिया, जिसने मुझे भगवान के दर्शन करा दिए। आज आज क्या हम गुरु को ये सोचना चाहिए कि क्या हम इस सम्मान के हकदार हैं? और स्टूडेंट्स को ये सोचना चाहिए कि हमें अपना ये समर्पण अपने गुरु के भाव में होगा तो तभी हम उनसे ये चीजों को ग्रहण कर पाएंगे। अदरवाइज हम लोग इन इन चीजों तक वो पहुंच ही नहीं पाते। आज आज क्या हो गया कि हम हर चीज के अंदर एक एक होड़ लगी हुई है कि एक मशीन मशीन जैसा बच्चा पैदा कर दिया जाए जो पैसा तो खूब कमाए, लेकिन आप देखेंगे हजारों बच्चे यहाँ देश से बाहर चले गए, विदेश में अपने अच्छे फ्यूचर के लिए चले गए। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। लोग जाते हैं, पढ़ाई करके जाते हैं, लेकिन कईयों ने अपने माँ बाप को दोबारा पूछा ही नहीं। कईयों ने उनका हाल ही नहीं पूछा। कई लोगों ने कहा जी वो माँ बाप बीमार हैं तो उनको पूछने तक नहीं आए। कई लोग तो उनका संस्कार भी हो गया तो उसके उसके बाद भी नहीं आए। किसी की प्रॉपर्टी थी तो माँ बाप को प्रॉपर्टी से बेदखल करके अपने नाम पे प्रॉपर्टी लेने के लिए तो जरूर आए होंगे, लेकिन माँ बाप को जैसे शुरू में माँ बाप ने बच्चों को एक प्रॉपर्टी समझकर पढ़ा दिया, और उसी तरीके से बुढ़ापे में
बच्चों ने माँ बाप को एक समझ लिया कि एक प्रॉपर्टी का हिस्सा अपना लिया और माँ बाप को उसमें छोड़ दिया। हमारे घर के अंदर संस्कार कैसे हैं, हम घर में अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम उनको कितना प्यार कितना इज्जत देते हैं, वो वैल्यू, ये सारी हमारी एजुकेशन है। एक व्यक्ति था जो उसके पिताजी घर में थे और छोटा बच्चा भी था। अब पिताजी बूढ़े थे, तो वो क्या करता था, उनके लिए कभी उनका वो रोटी खाते हुए कुछ गिर जाता था, मुंह से गिर जाता था, तो वो उन कभी प्लेट टूट जाती थी, तो उनके लिए डाइनिंग टेबल के बाजू में एक टेबल लगा के रखा हुआ था और लकड़ी के उसने प्लेट और चम्मच रखे हुए थे ताकि बापूजी को उसमें खाना खिलाएं, और वो अगर गिर भी जाए तो टूटे ना। तो वो वहां पे उनको खाना खिलाते थे बापूजी को। अब इनका जो 8-9 साल का बच्चा था, ये सब चीज रोज देखता था। अब बच्चे को समझाया तो जाता था, वैल्यू सिस्टम, एथिक्स, सच बोलना, बड़ों का आज्ञा का पालन करना, सेवा करना, वो सब कुछ सिखाया जाता था। लेकिन आपका आंकलन क्या था कि आपने उसके अंदर क्या किया, कि अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार किया। थोड़े दिन बीते तो उसके जो दादाजी थे वो चल बसे। अब चल बसे तो जो उनका वो टेबल चेयर और जो वो प्लेट चम्मच कटोरी था, तो ये छोटा जो लड़का था 10 साल का, वो उसको संभाल के पैक करके अलमारी में रखने लगा। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, ये इसकी क्या जरूरत है, अब दादाजी तो चले गए हैं, अब इसको भी फेंक देते हैं। तो तब वो बच्चा कहता है कि पापा, जब आप बूढ़े होगे तब आपको भी इसी कुर्सी पे बिठाएंगे और यही यही जो प्लेट चम्मच है, इसी के अंदर आपको रोटी खिलाएंगे। अब आप मेरे को बताएं, जो उसको सिखाया गया था वो सीखा बच्चा, जो जो आपने किया वो सीखा। अब आप देखें कि अगर आजकल कई टीचर क्लास में आते हैं, वो खुद फोन के ऊपर वो लगे होते हैं, क्लास में फोन सुन रहे होते हैं, तो आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करोगे। आप घर जाते हैं, माँ बाप आजकल दोनों काम पे गए होते हैं, 2-2:30 बजे 3 बजे बच्चा जब घर में आता है वापस, वो घर में आता है बच्चा, तो उसको जो खाना खाने के बाद उसको माँ बाप नहीं मिलते हैं घर में, लेकिन उसको उसकी उसकी जगह पे टीवी मिलता है। अब वो टीवी को अपनी माँ और बाप समझता है। अब जो वो बटन दबाता है, जो चैनल के ऊपर आता है, जो चैनल में लोग जो बोल रहे होते हैं, जितने एपिसोड्स वो सीरियल्स आ रहे होते हैं, मुझे तो नहीं ये कभी लगा कि ये ऐसे किसी भी सीरियल के अंदर कोई अच्छी शिक्षा देने वाला कोई सीरियल आता हो। अब वो बच्चा वही चीज देख रहा है और वही चीज को समझ रहा है कि अपने आप में मैं यही चीज को समझूं, यही मेरे लिए धर्म है, यही मैं देख रहा हूं। अब माँ बाप के पास समय नहीं है, उधर बच्चे जो हैं ये चीज सीख रहे हैं, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होएगा, वो कहाँ पहुंचेगा। आप देखिए कि पैसे के का प्रभाव हमारे जीवन में इतना बढ़ गया कि वो सारी चीजों की सहूलियत तो दे सकता है, लेकिन वो आपको वर्क एथिक्स नहीं दे सकता। एक अंग्रेजी में कहा जाता है कि मनी कम्स एंड गोज, मोरालिटी कम्स एंड ग्रोज, कि जो मनी पैसा आएगा तो चला भी जाएगा, लेकिन अगर आपका वैल्यू सिस्टम, मोरालिटी, आपके एथिक्स, आपके संस्कार आएंगे, वो और ग्रो करेंगे आगे। क्या हमने उसका बीज बोया है, ये आज हमको ये देखना पड़ेगा कि इस बीज के ऊपर हमने कितना काम किया है। आज हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम लोग किसी ना किसी तरीके से ना क्विक रिजल्ट्स लें। क्विक रिजल्ट्स का मतलब है कि जिस तरीके से हम लोग मैगी नूडल्स जैसे हो गए के बाद 2 मिनट में सब कुछ वो तैयार हो जाए। कई चीजों को समझने के लिए समय चाहिए, कई चीजों को समझाने के लिए समय चाहिए। आज बच्चे के अंदर वो ठहराव कैसे आए, उसको ये इस चीज के लिए वो भी समझ आना चाहिए। एक जो कोई व्यक्ति किसी को, वो ऐसा लगता है कि आज इतनी बाहरी इंफॉर्मेशन के साथ हम भरे हुए हैं कि जब हमको कोई ऐसी कोई अच्छी चीज सिखाने की कोशिश करता है, तो हमारे पास वो सुनने के लिए और समझने के लिए हमारे पास
उतनी सहजता नहीं है, उतना वक्त नहीं है, उतना ठहराव नहीं है। एक एक टीचर के पास एक बच्चा गया, तो उसने वहां पे उसको वो चाय परोसी उसने। तो टीचर के आगे वो चाय रखी, तो उसने कहा कि मैं अपने शिष्य को कहा कि बेटा मेरे को भी ये कैटल से चाय इसके अंदर डाल दो। तो वो डालने लगता है, तो जैसे वो भरने लगती है तो वो रुक जाता है। तो वो टीचर उसको बोलता है कि डालते जाओ। वो थोड़ी और डालता है, फिर वो उनके चेहरे की तरफ देखता है, वो डालते जाओ जब तक ये पूरी खाली नहीं हो जाती। वो डालता जाता है, डालता जाता है। अब वो कप में से चाय बाहर, प्लेट में से चाय बाहर, अब वो ट्रे के अंदर भी चाय भर गई, इतना डाल दिया। तो उसको लगा कि ये पता नहीं मेरा गुरु कैसा है, ये मेरे को क्या बता रहा है, मेरे को तो समझ नहीं आ रही, इतनी समझ नहीं है, सारी चाय वेस्ट कर दी। अब उसका गुरु कहते हैं, जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम कहते हो कि मेरे को सब कुछ समझा दो, लेकिन तुम अपने आप से इतना भरे हुए हो। आज दुनियावी इंफॉर्मेशन ने हमारे दिमाग को भर दिया है। वो कहते हैं इसको पहले खाली करो, तभी आपको हम अच्छी चीज के ऊपर आपको साथ में लेकर जाएंगे। कि आपका कप जो है वो तो भरा ही हुआ है, मैं उसको उसके अंदर डालूंगा, जो भी डालूंगा वो तो बाहर ही गिरना है। जब तक आप अपने सिस्टम का कप खाली नहीं करते, आपने उसके अंदर इंफॉर्मेशन भर ली इतनी। आज आप बच्चे को आप पूछें तो वो आपको इंफॉर्मेशन तो सारी दुनिया की दे देगा, लेकिन उसकी नॉलेज की कमी हो जाएगी। आईक्यू, उसका इंटेलिजेंट क्वोशंट जो है वो ऊपर हो जाएगा, लेकिन उसकी विजडम जो है वो नीचे रह जाती है। अब आप इसका अर्थ आप समझ सकते हैं, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं। आईक्यू क्या है और नॉलेज क्या है, आप विजडम क्या है, ये दोनों का मतलब, इसका फर्क आप देख पाएंगे। मुझे लगता है कि ये सारी चीजों के बीच में हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम आज बच्चों को कहां पर लेकर जा रहे हैं, क्या उनको लेकर जाना चाहते हैं, और किस तरीके से हमें उनको अपने आप को समझने के लिए कुछ टोटके बताने होंगे, कुछ उनको उनको समझाना पड़ेगा। मेरे को एक चीज ध्यान में आती है, हमारे को वो बताया जाता था, जो जैसे घड़ी है, ये आप घड़ी देख रहे हो, हर एक व्यक्ति के हाथ में घड़ी है। घड़ी के स्पेलिंग जो है वॉच। इस वॉच के साथ अगर आप इस स्पेलिंग के साथ अगर थोड़ा सा जुड़ के इसको देखें, हमें अपने आप को संभालने के लिए अगर ये 5 लेटर्स जो हैं, इन लेटर्स के साथ अगर आप अपना कंट्रोल कर लेते हैं, मुझे लगता है कि आप जरूर अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जैसे वॉच के वर्ड्स हैं, फर्स्ट इज वॉच योर वर्ड्स, पहले डब्ल्यू आता है, तो डब्ल्यू से है वॉच योर वर्ड्स। हम क्या बोलते हैं, हमारी बोली कैसी है, हमारी शब्दावली क्या है, हमारा शब्दों का चयन क्या है, हम जब कुछ बोलते हैं दूसरा क्या समझता है, क्या मैं शाउट कर रहा हूं, क्या मेरा वॉल्यूम सही है, क्या मैं मधुर भाषा में बोल रहा हूं मैं। तो वॉच योर वर्ड्स जो हैं, आप अगर उतना ध्यान रखते हैं तो आपका जीवन का संचालन बेटर हो सकता है। अब क्या है कि वर्ड्स के बाद है ए, डब्ल्यू के बाद है ए, वॉच योर वर्ड्स देन वॉच योर एक्शन। क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बोलते हैं, और फिर आप वैसा करते हैं। इसलिए आपको सोच संभालनी पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ, जैसे मैंने इनर नेट पहले बोला था, आपको अपनी सोच संभालनी होगी। आपको तभी आपका ये वर्ड संभलेंगे, तभी आपका एक्शन संभलेगा। सो वॉच योर वर्ड्स देन वॉच योर एक्शन। द टी इज वॉच योर थॉट, ये थॉट्स का मैंने आपको पहले बताया। एंड देन द सी कम्स इज वॉच योर कैरेक्टर। हमारा कैरेक्टर कैसा है, हमारा चरित्र क्या है, क्या आप बच्चे का चरित्र निर्माण कर रहे हैं, क्या उसको लगता है कि चोरी का पैसा और कमाई के पैसे का फर्क उसको इसका मालूम करा दिया आपने।
आपने उसका करेक्टर ये बना दिया कि मेरे को पैसा कमाने के लिए मैं किसी का मर्डर कर सकता हूं या मैं किसी का जो है हेल्प कर सकता हूं। आज कई कई लोग 1,000 रुपए के लिए खून कर देते हैं, तो उसका मतलब क्या है? कई लोग यहाँ पर अभी चेन स्नैचिंग के अंदर यहाँ पे एक लड़का पकड़ा गया जो जो पोस्ट ग्रेजुएट था, लेकिन क्या वो पोस्ट ग्रेजुएशन उसकी उस काम के लिए उसको हेल्प कर रही है कि मेरे को संयम नहीं है, मुझे अपना चरित्र निर्माण किया नहीं है? सो द लास्ट इन दी वॉच इज एच। एच इज वॉट योर हार्ट। कुछ भी है, अपने दिल पर हाथ रखकर जरूर कुछ निर्णय किया करें। आप दिल पर हाथ रखकर अपने भगवान से जुड़ें। आप अपना इनर नेट जो है उसको खोलने का प्रयत्न करें। भगवान जो आपके अंदर है, जो यहाँ पर समाया है, हर एक किसी का भगवान अपना अपना हो सकता है, लेकिन अपने भगवान को तो देखो कि भाई मैं जो ये काम करने जा रहा हूँ, जो मैं ये बोल रहा हूँ, जो मैं व्यवहार कर रहा हूं, क्या मेरा भगवान, मेरा इष्ट, मेरा रब, मेरा खुदा क्या इसको अलाउ करेगा? अगर वो मेरे को ठीक कहता है तो मैं ठीक हूं। हमने अपने हार्ट को कभी देखा ही नहीं, हमने सब टाइम अपने ना दिमाग का इस्तेमाल किया कि ये रिश्ता मेरे को तब तक निभाना है जब तक मुझे पैसे मिलते हैं, ये रिश्ता मेरे को तब तक चलाना है जब तक मेरा उल्लू सीधा होता है, जब तक मेरा कार्य होता है। मैं सेल्फिश बच्चा प्रोड्यूस कर रहा हूं? क्या मैं ऐसा बच्चा प्रोड्यूस कर रहा हूं कि क्या उसको दूसरे की मदद का भाव मैंने उसको दिया है या नहीं दिया है? आज आप ये चीज को देखें। सो वॉच को आप ध्यान में रखिएगा। वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर एक्शन, वॉच योर थॉट, वॉच योर कैरेक्टर एंड वॉच योर हार्ट। अगर हम इस चीज का ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं एक अच्छे भाव से एक एक चीज को, एक बंदे को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। अपना, मैंने पीछे अभी मेंशन किया था कि अपना वेशभूषा, भाषा, भजन, उसका ध्यान अपना, साथ साथ अपना भारत भी है। हमारा भारत जो है उसके अंदर इतनी विविधताओं के बावजूद भी हमारा भारत जो है दुनिया के अंदर सबसे बेहतर जो जो जगह मानी जाती है। विवेकानंद जी कहते थे कि अगर मेरे को 100 जन्म भी लेने हो तो ये मातृभूमि मुझे यहीं पे जन्म मिले, मैं यहीं पे ये सेवा कर सकूं। अगर हम अपने जो जो भारत माता के साथ अपने आप को नहीं जोड़ते, अगर हम अपने आप को हम अपने इष्ट के साथ नहीं जोड़ते, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम डावाडोल होते हैं। हम अपनी चीज को आगे बढ़ाने के लिए, आपने देखा होगा इंडोनेशिया एक दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं, लेकिन उनका बाली जो शहर है, उस शहर के अंदर वहां पे भगवान राम के मंदिर हैं। उनकी जो करेंसी है, करेंसी के ऊपर आपने देखोगे कि उस करेंसी के ऊपर भी भगवान जो गणेश जी का उनकी मूर्ति बनी हुई है। आज अगर वो वैसी मूर्ति कहीं हम लोग अपने मंदिर में, अपने कॉलेज में या स्कूल में लगा दें, तो पहले तो हमारे जो ये धर्म के जो ज्ञानी लोग हैं, जो सेकुलर समाज जो हमारा, पहले हमारे ऊपर वो क्वेश्चन मार्क शुरू कर देता है। आज हमें ये सोचना है कि हमें हमें बचपन में गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता था, स्कूल में पढ़ाया जाता था, देयर वाज नथिंग रॉन्ग। मेरे पिताजी कहते थे कि हिंदी की उनकी कक्षा के अंदर जो उनका जो तीसरा अध्याय होता था, जो उनका क्लास के अंदर, उसमें उनका भगवत गीता का एक अध्याय उनकी उसकी जो क्लास का जो क्यूरिकुलम होता था उसके अंदर वो सब्जेक्ट होता था। आज हमने सिर्फ इस आड़ के अंदर के हमने धर्म को बाहर निकालना है अपने जीवन में से, हमने उस आड़ के अंदर अपने बच्चों को खो दिया है, हमने अपने आने वाली नस्ल को खो दिया है, हमने अपने आने वाली जो जनरेशन्स है, हमने उसको अपने एरिया के साथ जुड़े रहने के लिए, उसको उस प्रेरणा को देने के लिए से हम लोग दूर हट गए हैं। सो मुझे लगता है कि शर्मा जी, मेरे पास कितना समय है? लगभग 1 घंटा हो गया है। जो शुड आई रैप इट अप एंड मैं 5 मिनट में खत्म कर दूं?
कैरी ऑन सर, 5-10 मिनट जितने भी रिक्वायर्ड है, मजा आ रहा है, ऑल आर डूइंग एंजॉय। तो मेरा मेरा कहने का भाव है कि हम लोग की एजुकेशन में आप सब लोग जो टीचर्स हैं, कृपया जरूर लिखिएगा कि बच्चों को 5 तरह के स्किल्स की जरूरत होती है। वो स्किल्स क्या हैं? उसके अंदर है सब्जेक्ट स्किल है, जो आप देने में आप सब लोग समर्थ हैं, आप अच्छा दे रहे हैं। सब्जेक्ट स्किल के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, सब लोग अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। दूसरा आता है उसके प्रोफेशनल स्किल्स हैं। अब प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर भी जब बच्चा प्रोफेशनल एजुकेशन में जाता है, जो डॉक्टर्स में या चार्टर्ड अकाउंटेंट में, जो एडवोकेट है, इंजीनियर है, तो उसकी वो प्रोफेशनल एजुकेशन के स्किल्स हैं, वो भी उसको देने वाले लोग परफेक्ट हैं, वो बहुत क्वालिफाइड हैं। लेकिन जो स्किल हमें चाहिए, एक सोशल स्किल है। क्या हम सोशल स्किल बच्चे को आज दे रहे हैं? सोशल स्किल का क्या है? आज बच्चे को हम ये बताते हैं कि क्या भाई, हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या ये आपके क्यूरिकुलम का हिस्सा होना चाहिए? आज बच्चों को ये बताया गया कि सफाई रखनी है। आपने देखा होगा पिछले 5 साल में ये सफाई का अभियान जो है, स्वच्छ भारत का अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, वो अभियान के माध्यम से आज छोटे बच्चे को भी ये आइडिया हो गया कि भाई मेरे को सफाई रखनी है। मैं हैरान था कि एक दिन मैं गाड़ी में जा रहा था, तो मेरे साथ एक गाड़ी आके रुकी और उसमें जो आदमी चला रहा था, उसने एक लिफाफा, कुछ खाने पीने का सामान के जो लिफाफे, वो डब्बे उसने रोड पे फेंक दिए। मैंने शीशा नीचे किया और मैंने उसको कहा हाथ जोड़ के कि भाई साहब, ये आप क्यों गंद डाल रहे हैं यहाँ पे? आप हैरान होंगे सब। उसके पीछे ना उसका 8-9 साल का बच्चा बैठा हुआ था पीछे, माँ बाप आगे बैठे हुए थे। तो वो बच्चा कहता है, पापा मैं तानू क्या सी ना गंद बाहर ना सुटो, एक गलत गल है जो तुसी कर दो। अब ये बच्चे का ऐसा कहना कि आप ये गलत हो, आज ऐसे बच्चे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे आपको जो बड़े भी गलतियां कर रहे हैं। तो ये अध्यापकों की जिम्मेवारी बनती है कि बच्चा जाके माँ बाप को कहे, आपका ये जो गंद डालना है ये गलत है, पानी आप वेस्ट करते हो तो ये गलत है, इलेक्ट्रिसिटी आप वेस्ट करते हो तो ये गलत है। ये दीज आर सोशल स्किल्स जिससे समाज का निर्माण होता है। ये समाज के निर्माण के लिए हैं, ये जिसको सोशल स्किल्स कहा जाता है। आप सब लोग अगर इसका ध्यान रखें, मैं क्योंकि समय के उसके अंदर मैं पूरा उसको डिटेल के अंदर नहीं जा रहा हूं। देन जो चौथा स्किल आता है वो है सेल्फ हेल्प स्किल्स। क्या हम कभी भी बच्चे को सेल्फ हेल्प स्किल्स सिखाते हैं? मैंने वर्णन किया उन समस्याओं का, किस तरह से हो सकती हैं, प्रेशर्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेस है, जो टेंशन है। ये सारे वर्ड्स अगर आप साथ में जोड़ लें, तो ये जो सुइसाइड्स हैं, ये कभी जो वैल्यूज ऑफ लाइफ हैं, ये टेंशन की हैंडलिंग है, ये कंसंट्रेशन कैसे बढ़ानी है, आपको स्ट्रांग कैसे बनाना है, मेंटली स्ट्रांग कैसे करना है। क्या कोई मेडिटेशन क्लास कभी आप कराते हो कि चलो बच्चों आज क्लास में बैठ के पिन ड्रॉप साइलेंस होगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप अपना ध्यान यहाँ पर केंद्रित करो और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करना है। आपने ये मेडिटेशन के स्किल अगर आप देना शुरू करो, योग के स्किल देना शुरू करो। आज दुनिया के 197 देश योग के पीछे आ गए। हमारे सेकुलर जो वादियों ने क्या किया, योग को लिंक कर दिया कि ये हिंदू पद्धति है। अरे भाई, ये दुनिया की बेटरमेंट के लिए है। आज दुनिया ने उसको पकड़ लिया है कि योग करना से आपका जीवन, आपका जो आगे का जीवन है, आपका शरीर आत्मा, उसका मिलन जो है, उसके साथ आप अपने मन, शरीर और आत्मा को एकाग्र कर सकते हो। क्या हमने वो सेल्फ हेल्प में बच्चे को सिखाया? क्या उसको मेडिटेशन सिखा दी? क्या उसको हमने योग करना सिखा दिया? क्या हमने उसको ये सब टेंशन्स को हैंडल करने का उसको तरीका सिखा दिया? दोस्तों, मुझे लगता है कि इसकी आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और स्पेशली जब आपके ये डिजिटल क्लासेस चल रही हैं,
आपके लिए तो बहुत आसान है, आप अपने सब स्टूडेंट्स को इकट्ठा करें और उनको बोलें चलो आज हम लोग मेडिटेशन पे बात करेंगे, आज हम सेल्फ हेल्प की क्लास लगाएंगे, आज आज सब्जेक्ट के ऊपर नहीं होएगी, आज प्रोफेशनल नॉलेज नहीं होएगी, आज इसकी होएगी। क्या वो बच्चे की जरूरत नहीं है? क्या वो इस शरीर की जरूरत नहीं है? क्या वो इस आत्मा की जरूरत नहीं है? सो ये सेल्फ हेल्प है। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड एथिकल स्किल्स। ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं अगर कोई लिखना चाहे। तो पहला है सब्जेक्ट स्किल, दूसरा प्रोफेशनल स्किल्स, तीसरा है आपका सोशल स्किल्स, चौथा है सेल्फ हेल्प स्किल्स और पांचवा है एथिकल स्किल्स। अब एथिकल स्किल आपके कहां पे आते हैं? एथिकल स्किल्स आपके यूज में आते हैं जब आप किसी क्रॉस रोड पे जाते हो। क्रॉस रोड पे जाते हैं कि जहां आपको ये डिसाइड करना है कि सही क्या है और गलत क्या है। क्या मैं चोरी करके आगे बढ़ जाऊं? क्या मैं ताला तोड़ के आगे बढ़ूं? या मैं ताले को जो है सही हाथों से, मैं सही चाबी लेकर आकर मैं उसका इस्तेमाल करूं? क्या मेरा पैसे कमाने का जरिया ठीक है? क्या मैं किसी के साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा हूं? क्या मैं कहीं पर जाकर मैं अपने इकोसिस्टम के विपरीत तो नहीं काम कर रहा हूं? आपने देखा होगा आज कोई जो मिर्च बेचने वाला, वो मिर्च के ऊपर रंग कर रहा है। आज सेब बेचने वाला, वो जो सेब कच्चे सेब होते हैं उसके ऊपर रंग करके वो सेब बेच रहा है। सब्जियों के ऊपर कोई ऐसा किया जा रहा है। पनीर के बारे में कह रहे हैं कि वो पनीर ऐसा बनाया जा रहा है। मेरे को बताइए, आप में से या हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो ऐसी चीजें खा रहे हैं, लेकिन बना तो कोई रहा है। वो बनाने वाले बच्चे की या जो बड़ा है, आप उसकी एजुकेशन, उसकी क्लास, उसके पीछे अंदर स्टडी करने की तरफ आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने अपने साथ या उसको सीखने में कहीं खिलवाड़ किया है। कहीं उस व्यक्ति को सिखाने में कहीं पे माँ ने गड़बड़ की है, कहीं बाप ने गलती करी है, कहीं टीचर ने गलती करी है। आपने एथिक्स उसको दिए ही नहीं है। एक बच्चा था जो जो उसको व्यक्ति था, उसको सजाए मौत हुई, फांसी पे उसको लटकाने लगे। तो फांसी पे लटकाने के से पहले पूछा जाता है भी तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। अब उसको माँ को बुलाया गया कि भी वो तुमसे मिलना चाहता है। माँ उसकी रोती हुई आई कि तुमको फांसी लग रही है, तुम कत्ल के इल्जाम में, और मेरा क्या होगा। वो रो रही है, वो परेशान है, वो उसके आंसू बह रहे हैं, विलाप कर रही है। वो जाकर उसको जो है ऐसे जाकर जफ्फी डालती है। तो जफ्फी डालते डालते जब वो बच्चा जो है वो माँ के कान को कतर देता है अपने दांत के साथ बड़ी जोर से। अब माँ की चीख निकलती है और माँ कहती है मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ और तुमने मेरे को काट दिया। तब वो बच्चा कहता है कि माँ, तुम्हें याद है आज से 10 साल पहले एक बार मैं क्लास में से एक पेंसिल चुरा के लाया था। तो माँ कहती है ले अभी तुम्हें ये बातें याद आ रही हैं? वो कहते नहीं मामा, मैं याद कराना चाहता हूँ कि मैं एक बार पेंसिल चुरा के लाया था तो तुम बहुत खुश हुई थी। तो तुमने कहा था कि आगे से ना क्लास में से ही कुछ ले आया करो, मेरे को ना तेरे को लेके देना पड़े। मैंने फिर पेंसिल चोरी की, शार्पनर चोरी किया, कापियां चोरी करी। फिर मैंने वहां से दूसरों के नोट्स चोरी करने शुरू कर दिए। मैंने किताबें भी ऐसे चोरी में ली। धीरे धीरे करते करते चोरी की आदत पड़ गई। फिर लोगों के पर्स चोरी करने लग पड़ा। फिर घरों में चोरियां शुरू हो गई। वो चोरी करते करते ये घर के अंदर जब मैं चोरी करने गया था तो वहां पे जो अपने आप वो व्यक्ति जब आ गया तो मेरा उसके साथ थोड़ा लड़ाई हुई। तो उस लड़ाई में उसका कत्ल मेरे हाथ से हो गया। तो मैं सोचता हूं कि मेरे इस कत्ल के पीछे मेरे वो पहले दिन की वो पेंसिल की चोरी है जो उसके पीछे है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आपने अपने आप में, अपने घर में किस तरीके की चीज को हम लोग बच्चे को प्रमोट करते हैं? आप जिस चीज को प्रमोट करेंगे
वो प्रमोशन उसी चीज में आगे बच्चा उसको मल्टीप्लाई करेगा। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, ये देश हमारा सबका है, ये समाज हमारा है, हम सब इसके अभिन्न अंग हैं। अगर एक भी अंग गलत होता है, आप देखिए, अगर मेरे को इस जगह पर भी दर्द होती है तो वो दर्द का एहसास यहां तक जाता है, सारा शरीर तड़पता है। आप देखिए, जब समाज में एक व्यक्ति गलत होता है या वो गलती करता है, हम कभी बार अखबार पढ़ते हैं कि बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया जमीन के लिए, बाप ने जो है भाई का कत्ल कर दिया, भाई ने जो दूसरे बुजुर्गों को, चाचे का कत्ल कर दिया। आप देखिए कि हम किस तरह के समाज के अंदर जा रहे हैं। और अगर ये कहा जाए जब कि समाज सारा एक व्यक्ति का ही एक शरीर के मुताबिक है, तो क्या उस समाज का दर्द हम महसूस करते हैं? एज अ टीचर कम्युनिटी क्या हम ये दर्द महसूस करते हैं? क्या आपकी क्लास से पास किया हुआ बच्चा गलत दिशा में अगर जाता है तो उसके लिए आप सब लोग अपने आप को रिस्पॉन्सिबल महसूस करते हैं, तो कृपया वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की तरफ ध्यान दें। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन आपको एक सही दिशा में एक बच्चे का पूरी तरह से निर्माण करने की तरफ आपको आगे बढ़ाएगी। मेरे को कहने को अभी मैं और 1 घंटा आगे बोल सकता हूं, लगभग 1.25 घंटे तक मैं पीछे बोल रहा हूं। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा मौका डॉक्टर एनआर शर्मा जी ने मेरे को दिया, और शहीद उधम सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं गुरु हर सहाय से, आपने मेरे को मौका दिया आप सबसे बात करने का। मेरे कई दोस्त भी शायद इसके अंदर लॉग इन किए हुए हैं, लेकिन सबको मैं इतना कहूंगा कि मन की आंखें खोलिए, और ये ना हो कि हम पैसे की दौड़ के पीछे अपने भविष्य को हम लोग खराब कर लें। इतनी मैं आप सबसे प्रार्थना करता हुआ अपनी बात को यहीं पर विश्राम देता हूं, और सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये पूरा समय मुझे सुना और समझा और इसका सही उपयोग करें, ऐसी मैं आपको प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो अमूल्य पर विचार दिए सर। सर आज गूगल मीट की जो लिमिट थी सर उसकी 250 है, इससे आगे सर नंबर और भी बढ़ जाते, लेकिन इसकी जो सर संख्या अभी 250 ही है। तो थैंक यू सर। किसी भी श्रोते ने जब भी कुछ सवाल पूछना है तो सर से पूछ सकता है। इस विषय पर किसी भी श्रोते ने यदि कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकता है। हेलो जी सर पूछिए। सर मेरा सर ये आपने इतनी अच्छी तरह से, एक तो सबसे पहला पॉइंट है कि टीचर्स की रिस्पेक्ट करी, वी आर थैंकफुल फॉर दैट। एंड सेकंड थिंग, आपने इतनी अच्छी तरीके से वैल्यूज को समझाया है कि मेरा ख्याल है किसी के पास ये क्वेश्चन ही नहीं रहा होगा कि उसका कोई पूछा जाए, क्वेश्चन ही पूछा जाए किसी पॉइंट के ऊपर। बहुत बढ़िया। यू आर राइट मैम। वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू। और किसी ने पूछना है तो? हेलो हाँ जी सर बोलिए। सर आई एम रंजीत। सर मेरा एक सवाल है। हाँ जी रंजीत जी। सर अगर परसेंटेज मान लो घट अपनों आउंदी है पेपरां तो ਤੇ ਸਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪੈਰੈਂਟਸ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ 36 ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਲਿਆਓ।
ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਨਾਲ। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। और किसी ने सर सवाल, किसी श्रोते ने सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है। इसके साथ ही सभी अध्यापक साथी और शोधार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सबका धन्यवाद जिन्होंने मेरे को इतने समय तक टॉलरेट कर लिया। हेलो। नहीं सर, आपके तो जी मैम बोलिए। हाँ जी सर, मैं कहना चाहती हूँ कि सर ने जो आज इन्फॉर्मेशन हमें दी है रियली वेरी यूजफुल। अगर आज हम अपने समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं तो जो सर ने एक एक बात और एक एक जो लफ्ज था, अगर उसको हम अपना लेते हैं तो रियली हम पुराने भारत में आ जाएंगे। ये ज़रूरी है। और सर की जो एग्जांपल्स दी हैं हमने कोट कर ली हैं, हम अपने बच्चों में ज़रूर ये चीज़ें उन तक पहुँचाएंगे। बहुत ही यूजफुल आज का लेक्चर रहा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मंजू जी, आपका धन्यवाद। आप जरूर इसको आगे बढ़ाएं और हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। हाँ जी। हमारा जो सन रेज के नाम से हम लोग हर रविवार को एक कहानी सुनाते हैं। सन रेज का चैनल है हमारा यूट्यूब पे, तो आप उसमें मैं और मेरी वाइफ हम लोग दोनों मिलके एक इंस्पिरेशनल कहानी सुनाते हैं हर रविवार को। आप उस पे सब्सक्राइब करें और आप जुड़े रहें और अपने स्टूडेंट्स को भी आगे बढ़ाएं। बिल्कुल थैंक यू सर। हाँ जी, मैं पुनीत मधु। हाँ जी पुनीत जी। हाँ जी पुनीत जी। सेक्टर 41D से आई एम अ होम साइंस मिस्ट्रेस ओवर देयर एंड सर बट मैं एक चीज कहूंगी, आगे से ये लफ्ज ना बोलिए मेरे को यहाँ पे जिन सभी श्रोतों ने बियर करा सर, ये तो बियर करने वाली बात ही नहीं थी सर। जितना आप नॉलेज दे रहे हैं इसके अंदर ये लफ्ज ना दोबारा कभी भी कहीं पे भी यूज करिए। थैंक यू जी, थैंक यू पुनीत जी, थैंक यू जी। अब मैं अपने कॉलेज के आदरणीय प्रिंसिपल डॉक्टर NR शर्मा जी को बुलाना चाहता हूँ। डॉक्टर NR शर्मा जी। डियर फ्रेंड्स, कलीग, जो भी ऑडियंस, स्टूडेंट, टीचर, प्रोफेसर, संजय टंडन साहब ने वैसे एक्चुअल में जिस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग की आज जरूरत है समाज को, सोसाइटी को, नेशन को, इतने सुंदर शब्दों में लगता नहीं कि पैसे सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लगता ही है कि आप तो शायद एक बड़े अच्छे रिनोड एजुकेशनिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि ये जो सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट जितने शानदार ढंग से आपने दिया है, ये 5 स्किल्स हैं जिंदगी को कंप्लीट करने के लिए। बड़े सटीक सुंदर शब्दों में आपने वॉच वर्ड को, अगर ये 5 चीजें वॉच वर्ड को ये हम ले लें, वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर एक्शन, वॉच योर थॉट एंड वॉच योर कैरेक्टर एंड वॉच योर हार्ट। एजुकेशन के मेजर जो 3 रूट्स माने जाते हैं सर, ये 3 रूट्स में से एक सारे के सारे इनमें फिलोसफी, साइको, सोशियो, तीनों की तीनों रूट बड़े सुंदर ढंग से आपने टच किए। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, जो भी ऑडियंस बैठी हुए है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे स्टूडेंट है, टीचर है, पेरेंट्स है, सारे के सारे जो आपका लेक्चर डिलीवर किया है वैल्यूज के ऊपर, सोसाइटी को, कम्युनिटी को इस तरीके के लेक्चर्स की, इस तरीके के संस्कारों की बाकी जरूरत पड़ रही है। रीजन डे बाई डे आप कहीं भी देखें इस तरीके के इंसिडेंट, घटनाएं हो रही हैं कि उस घटना की वजह माना यह जाता है कि पेरेंट्स सबसे पहले होते हैं, दूसरे नंबर पे टीचर्स होते हैं, तीसरे नंबर पे जो आपका एनवायरनमेंट है वो होता है। मैं टंडन साहब का, मेरे पास शब्द नहीं है कि इन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं। आपने अपने बड़े ही बिजी और इम्पोर्टेंट शेड्यूल में से समय निकाला और लगभग हमारे साथ में पिछले 1.5-2 घंटे थे। सारे स्टूडेंट को, टीचर को,
सारे लगभग यूपी से भी जुड़े हुए हैं, हरियाणा से भी जुड़े हुए हैं, राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं। मैसेज बॉक्स में रीड कर रहा था, सारों का एक ही है कि वंडरफुल एंड इंफॉर्मेटिव सेशन। आपका टंडन साहब तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। आगे भी इसी तरीके से कराते रहेंगे, मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर एवरीबॉडी, थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू संजय सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक